Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. गढ़ी किलोई सांपला से सिर्फ एक ही आवेदन है, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। सुना है अब की बार टिकट आवेदन करता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके रिश्तेदार भी हैं, किसी के नाम गिना सकते हैं सर? हो सकता है किसी का टिकट कटता भी हो। मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी दावेदारी जताई जा रही है। कुमारी शैलजा के समर्थक कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री का चेहरा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चेहरा है और वही दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वही युवा मुख्यमंत्री अगले हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कब अनाउंस होगा और ये जो गुटबाजी है क्या उस पर लगाम लगाई जा सकेगी? हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और अब की बार मुख्य मुकाबला होगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार तय करने के लिए कई तरह की प्रक्रियाएं अपना रही हैं और अब की बार जो टिकट आवंटन का काम है ज्यादा पेचीदा दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हर कंस्टिट्यूएंसी पर नजर रखे हुए है। दोनों पार्टियां चाहती है कि वही सरकार बनाए। कांग्रेस एक तरफ सत्ता में लौटने के लिए आतुर है तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस में टिकट किस तरह से बांटे जाएंगे, क्या आधार रहेगा और जो इससे संबंधित सवाल जवाब है उसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता और सीनियर नेता केवल ढींगरा से। ढींगरा जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अब की बार कुल आवेदन कितने आए? देखिए, हमारे पास जो 2500 से ज्यादा आवेदन 2556 आवेदन जो है हमारे पास अभी तक आए हैं। और भी हो सकता है कुछ ऐड हो, क्योंकि जिन लोगों ने सीनियर लोगों ने आवेदन नहीं किया हो सकता है उनका भी नाम उसके अंदर आ जाए। तो इस तरीके से आप देखिए 90 सीटें हैं और इतने आवेदन हैं, तो जरूर हमें 3-4 दिन हरियाणा की जो कमेटी है स्टेट कमेटी, वो पहले उस पे मंथन चिंतन करेगी और उसके ऊपर जब उसको क्लैरिटी में करने का काम करेगी और उसको मुझे लगता है कि 3 पे हर सीट के ऊपर 3 उम्मीदवारों को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लाने का काम करेगी और वही फिर उसके बाद एआईसीसी में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा और उसके ऊपर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी विचार करेगी। और जो सर्वे के आधार पे, चाहे हरियाणा ने अपनी कांग्रेस पार्टी ने अपने जो सर्वे हरियाणा के आधार पे कराए, चाहे एआईसीसी ने सर्वे के आधार पे, उसका आंकलन किया जाएगा और जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उनको टिकट देने का काम किया जाएगा। ढींगरा जी, क्या आप बता सकते हैं कि टिकट आवेदन करने के लिए कितनी फीस रिक्वायर्ड रहती है? क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस ने हर सीट पे इतने ज्यादा एप्लीकेशन लेके खूब कमाई करी। नहीं, देखिए, इसमें जो जनरल उम्मीदवार था उससे 20,000 रुपये फीस रखी गई थी और जो बैकवर्ड और महिला और जो SC ST थे उनके लिए 5,000 आवेदन फीस रखी गई थी। और वो एक तरह का पार्टी फंड है। वो पार्टी में बहुत सारे, क्योंकि आपको पीछे याद होगा कि इन्होंने क्या किया, सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए कांग्रेस पार्टी के। हम तो सिर्फ जस्ट जो इलेक्शन के लिए हमारा जो फंड होता है वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग अपना फंड अपने तरीके से हम जमा करते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जो लोग एक फीस रखी गई वही जमा करते हैं। उस फीस से कुछ लोग जो नहीं इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं वो भी लोग अपना फंड देते हैं। तो पार्टी में फंड देना तो बीजेपी, मुझे लगता है कि आप उनके फंड का अगर जिक्र करें तो हमारे से तो कहीं ज्यादा है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू कई जो गवर्नमेंट एजेंसियां जो इनकी काम कर रही थी, धक्के से जबरदस्ती बड़े बड़े बिजनेसमैन से इन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू अपने भारतीय जनता पार्टी के अकाउंटों में पैसे लिए हैं, वो कई हजारों करोड़ है। ढींगरा जी, निश्चित तौर पर क्योंकि लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी हैं, अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि इतने ज्यादा उम्मीदवार हैं, फिर जो सही उम्मीदवार है उसका सिलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि एक कंस्टिट्यूएंसी से 80, 70, 65, 50 के करीब एप्लीकेशंस आई हैं और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सभी कंस्टिट्यूएंसी से बहुत सारी लोगों ने आवेदन किया। गढ़ी किलोई सांपला से सिर्फ एक ही आवेदन है, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। देखिए, आवेदनकर्ता पे डिपेंड करता है कहां से आवेदन करना है, किसने करना है, कौन से कांग्रेस कार्यकर्ता ने करना है। जहां तक हुड्डा साहब का सवाल है, हुड्डा साहब ने अपना आवेदन किया और बाकी लोग वहां पे हुड्डा साहब को अपना नेता मानते हैं तो इसलिए उन्होंने नहीं आवेदन किया, तो ठीक है, अच्छी बात है, ये उनकी मर्जी है।
लेकिन आवेदन करना सबका अधिकार है। और जहां पे 60 आए हैं, किसी पे 10 आए हैं, किसी पे 2 आए हैं, किसी पे 1 भी आया, और किसी पे आप अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 2556 उम्मीदवारों के जो आवेदन आए हैं वो करीबन 27-28 एक सीट पे एवरेज बन जाती है। हालांकि किसी पे ज्यादा, किसी पे कम। लेकिन मैंने आपके पहले सवाल का दोबारा से उसको क्लैरिटी से उत्तर दूं कि भाजपा जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू जो फंड ले रही है अपने खातों में, वो इतने हजारों करोड़ है, उसका जिक्र ना करके कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष कैसे कर सकती है, ये बड़ा सवाल है। इनको अपने अंदर झांकना चाहिए सबसे पहले। चलिए एक सवाल और ये कर लेता हूं कि सुना है अब की बार टिकट आवेदन करता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके रिश्तेदार भी हैं, किसी के नाम गिना सकते हैं सर? देखिए, बीजेपी के कौन आवेदन करता है और कौन इनके टिकटों पे है मुझे नहीं मालूम, और ना ही हमारा कोई इंटरेस्ट है। मैं आपको सीधी बात ये कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन ये जितना परिवारवाद भाजपा के अंदर है वो उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी से बचते भी हैं, उसके ऊपर भागते भी हैं, और दूसरे के ऊपर आक्षेप करने में भाजपा का चरित्र और चाल चरित्र चेहरा ही ऐसा है। क्या किया जाए? कांग्रेस ने कभी इनके बेटा, इनका अकेला बेटा, इनका जो चाहे जय शाह ले लो, अमित शाह का बेटा, वो क्या कर रहा है अभी? उनको जो है सीसी का क्रिकेट एसोसिएशन का हेड भी बनाया। ये सारी चीजें जो हैं ये ऑन ग्राउंड हैं, लेकिन ये सिर्फ टीका टिप्पणी कांग्रेस पे करते हैं। लेकिन जनता जो है ये चीजें टीका टिप्पणियां नहीं चाहती, जनता चाहती है विकास, और विकास के मुद्दे पे भाजपा की सरकार 10 साल में फेल रही, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे देश की हो। ढिंगरा जी, कुछ एक और सवाल हैं जो उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो सिटिंग एमएलए है उनका टिकट भी कट सकता है। देखिए, ये सारी चीज सर्वे के आधार पे चल रही है। ये हो सकता है कि कोई, हमें लगता हो कि ये कैंडिडेट चुनाव लड़ा था, एमएलए बना था, लेकिन आज इसका आधार ठीक नहीं है। हो सकता है किसी का टिकट कटता भी हो। लेकिन में जिन नेताओं ने 15 के करीब ऐसे नेता जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, उनको भी टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं कोई ना हरियाणा प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर हूं, ना सेंट्रल का मेंबर हूं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो काम है वो सिर्फ इतना है कि उसको 28 उम्मीदवार होंगे किसी पे, तो उसको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर देना, और वो भी सर्वे के आधार पे भी, और इलाकों में जो हमारे नेता जा रहे हैं उनके आधार पे कि कौन सा नेता कितनी जनता के अंदर है, कितना पार्टी के अंदर है, कितना सिस्टम है, एक वो आधार है। दूसरा, ये वाली सारी कमेटी फिर सारा जो स्क्रीनिंग है वो सीसी के पास जाएगी, और सीसी इसके ऊपर अपने सर्वे और अपने आधार के ऊपर फिर इसको सिंगल करने का काम करेगी, और सिंगल बंदे को उसको टिकट मिलेगा, और वो भी सारी मापदंड होंगे। ये नहीं होगा कि किसी को इतनी टिकट दे दी, किसी को इतनी, ऐसा नहीं होगा। सारा सर्वे के आधार पे भी और मापदंड के आधार पे। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो गैर जाट राजनीति है, कहीं ना कहीं कांग्रेस अब की बार उसको टारगेट कर रही है? ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब की बार जाट समुदाय के कुछ लोगों के टिकट काटे जा सकते हैं, और जो दूसरे समुदायों से जुड़े हुए लोग हैं, पंजाबी है, राजपूत हैं या फिर सिख हैं, इन समुदायों को ज्यादा टिकट मिल सकते हैं, या इनका कोटा बढ़ाया जा सकता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस में ना कोटा सिस्टम है, ना कोटे की बात है। हाँ, ये जरूर रहता है कि वोट वाइज अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसका आधार तो होता ही है। देखिए, हर जब चुनाव होते हैं सारी चीजों का मंथन होता है, लेकिन सवाल ये है कि हम कांग्रेस पार्टी इस तरह का कोई काम नहीं करती। कांग्रेस पार्टी सभी समुदायों के साथ लेकर चलती है, और जितने समुदाय होंगे, महिला वर्ग भी होगा, सारे वर्ग होंगे, और सभी वर्गों को टिकट मिलेगी, और सारे वर्ग इसके अंदर शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी को भी पिक एंड चूज करके काम नहीं करती, वो जिताऊ उम्मीदवार के रूप में सभी को टिकटों का देने का काम करेगी। पार्टी हाईकमान की तरफ से ऐसा कुछ संदेश आया कि खेमेबाजी ज्यादा अब की बार बर्दाश्त नहीं होगी, और खेमेबाजी, और बहुत नेता है अपने करीबियों को पहले टिकट बांट देते थे। चुनाव हारा पार्टी ने, एक बार नहीं कई बार, 2 बार कम से कम हारा है। तो आपको लगता है कि जो कहा जा रहा है कि अब की बार टिकट देने के लिए किसी की अप्रोच नहीं चलेगी, चाहे वो कोई भी फैक्शन हो, तो ऐसा कुछ है आपके संज्ञान में? बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सर्वे पे और जिताऊ उम्मीदवार के उसके ऊपर टिकट करेगी, लेकिन जब सेंट्रल कमेटी ने टिकट देनी है तो उसके अंदर सारे लोग इकट्ठे होंगे।
चाहे आप कहते हैं कि कौन हो, जितनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसके अंदर सभी लोग इकट्ठे होंगे और जो 3 टिकटें यहां से हरियाणा की कमेटी फाइनल करेगी उसमें हमारे बाबरिया जी भी है और वो भी सारे मिलके सारा सिस्टम को बना रहे हैं। वो भी एआईसीसी ने अपॉइंट करे हैं उसके अंदर हरियाणा में, और जो एआईसीसी होगी उसके अंदर हमारे नेता भी होंगे और राहुल गांधी जी का एआईसीसी की सारे कमेटी भी होगी, वो फाइनल करेंगे। तो वो किसी तरह की कोई किसी का वो नहीं चलेगा। सर्वे का आधार भी इसका आधार रहेगा और दूसरा भी रहेगा। हाँ, जहां तक आपका प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं कि गुटबाजी या दूसरी चीज, वो उसका मैं एक चीज आपको कह देता हूं। देखिए, हरियाणा के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो अपनी अपनी बात कहने का अधिकार देती है सबको, और वो हमारा अब भी रहेगा, इसके बाद भी रहेगा, चुनाव के बाद भी रहेगा, इलेक्शन में जब हमारी सरकार बन जाएगी तब भी रहेगा। लेकिन ये बात सिर्फ पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखी जाए, अपनी अपनी बात कोई भी रखना चाहे, गुटबाजी कोई नहीं है, ना कोई गुटबाजी है, लेकिन कोई भी आदमी अपनी बात जो है वो अगर पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखे, ये राहुल गांधी जी ने इंस्ट्रक्शन दी है कि कोई भी बात अपनी रखेगा, मीडिया के अंदर नहीं रखेगा, वो अपनी बात जो है वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखेगा। जिस किसी को भी अपना कोई ग्रीवियंस कहना है या कोई भी बात कहनी है, लेकिन अगर कोई बात बाहर रखेगा या मीडिया के माध्यम से रखेगा उसके खिलाफ हाईकमान कार्रवाई करेगी, ये राहुल गांधी जी ने कहा है। और ये भी कहा है साथ साथ, अगर किसी को ज्यादा ग्रीवियंस लगता है तो वो चाहे पार्टी छोड़ करके जाए, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन कोई भी अगर ग्रीवियंस रखना है या कोई बात रखनी है अपनी, तो वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखी जाए, ना कि मीडिया में। सर, आप कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है। कुमारी सैलजा अपनी अलग से यात्रा निकाल रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग से यात्रा निकाल रहे हैं, उदय भानजी ने तो यहाँ तक कह दिया, और जो आपके पार्टी प्रभारी हैं बाबरिया, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो अधिकृत जो यात्रा है वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा समूह की है, और यही लोग अपने अपने करीबियों के लिए अब टिकट भी मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी दावेदारी जताई जा रही है। कुमारी सैलजा के समर्थक कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री का चेहरा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चेहरा है, और वहीं दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वही युवा मुख्यमंत्री अगले हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कब अनाउंस होगा, और ये जो गुटबाजी है क्या उस पर लगाम लगाई जा सकेगी? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आवेदनकर्ता बहुत ज्यादा है, और जब आवेदनकर्ता ज्यादा हो तो चुनावों के बाद प्रत्याशी अपने जो अधिकृत प्रत्याशी है पार्टी के, उनके खिलाफ ही मैदान में ताल ठोक देते हैं। देखिए, पहली बात तो ये मैं बता रहा हूं कि कोई गुटबाजी नहीं है, और अगर कोई अपनी बात, डेमोक्रेसी है पार्टी में, हर एक आदमी को बात करने का अधिकार है। बीजेपी में नहीं है, और बीजेपी में गला घोटू सरकार है, किसी आदमी को बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपना काम करने का तरीका है, हर आदमी बात रख सकता है, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पे नहीं। मैंने आपको यही कहा। और इसमें आपको दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश हो, चाहे पूरे प्रदेशों के अंदर, पूरे देश में जितनी स्टेटें हैं सारी की सारी, एक मत जो है वो उनके नीचे काम करती हैं, और उसमें कोई गुटबाजी नहीं है, और किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है। आपको यह बताना चाहता हूं, हर आदमी अपनी बात कर, तो अगर हम गला घोटेंगे तो बात कैसे कहेगा वो? हम बात कह सकते हैं, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहें, मीडिया में जाके नहीं कहें। ये हिदायत है एआईसीसी की सख्त। दूसरी बात यह है कि अगर कोई अपनी बात कहता है और अपनी बात रखता है, मान लो किसी को अपना ग्रीवियंस भी है, अगर वो एआईसीसी में अपनी बात रखता है तो उसका ग्रीवियंस सॉल्व करने के लिए वो लोग हैं ना, और उसके नीचे मीडिया भाजपा से सुन के गुटबाजी है जी कांग्रेस में, तो यहां सवाल पूछ लेती है। अगर यहां से हमने सवाल कर दिया तो बीजेपी से जाके पूछ लेती है। तो मैं तो इस बात का सीधा आकलन आपको ये बता रहा हूं कि हमारे यहां कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व के सामने सभी बराबर हैं और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर यात्रा शैलजा जी निकाल रही हैं तो वो भी कांग्रेस की वोट मांग रही हैं। अगर उदय भान जी यात्रा निकाल रहे हैं तो वो भी कांग्रेस की वोट मांग रहे हैं। दीपेंद्र जी अगर यात्रा निकाल रहे हैं तो वो भी मांग रहे हैं। अगर हुड्डा साहब निकाल रहे हैं तो वो भी कांग्रेस की वोट मांग रहे हैं। और भी जितने कांग्रेस जन है वो सारे कांग्रेस की वोट मांग रहे हैं। इस करके गुटबाजी का कोई सवाल ही नहीं है। ये सिर्फ आपसी जो है मीडिया को भी थोड़ा सा लाग लपेट चाहिए, उनको भी अपना कोई क्रिस्पी चाहिए सिस्टम, तो इसलिए ये बातें चलती रहती हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। लेकिन ढींगरा जी, जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर जो सांसद है उनकी पार्टी के बीच में एक समझौता हुआ है चुनावों को लेकर, और निश्चित तौर पर उनका जो टारगेट है 2 वर्ग हैं, या फिर जाट समुदाय या फिर दलित वर्ग।
तो आपको लगता है कि चंद्रशेखर अगर उनकी पार्टी हरियाणा की राजनीति में कदम रखती है तो बसपा को या कांग्रेस को कहीं जो आपका दलित मतदाता है वो छिटक के उधर जा सकता है? बड़ी हास्यास्पद बात है। जननायक जनता पार्टी लोकसभा का 2024 का चुनाव देखें, नोटा से मुकाबला कर रही थी। फरीदाबाद का एक एमपी था जिसको 4000 समथिंग वोट मिली है और 5000 समथिंग नोटा को मिली है। तो आप ये देखें कि जिसको नोटा से भी कम वोट मिल रही है वो कह रहा है कि हम समुदायों की बात करते हैं। लेकिन चलो, छोटी पार्टियां समुदायों से ही चलती हैं, समुदायों से ही बातें करती हैं। पर जहां तक जिस पार्टी का आप बात कर रहे हो, आपने भी शायद हरियाणा के अंदर उनका कोई कार्यकर्ता नहीं देखा होगा, उनका कोई नाम नहीं सुना होगा, उसका कोई ये नहीं सुना होगा कि उनका कोई कार्यकर्ता हरियाणा के अंदर है। एएसपी का नाम मुझे लगता है ना तो मैंने सुना, ना आपने सुना होगा, ना किसी हरियाणा के किसी जनता ने सुना होगा। ऐसी पार्टी के साथ समझौता करने से क्या मिलना है उनको? इनका 0.78% जो है लोकसभा में वोट आया, मेरे ख्याल से इतना ही है, या 0.1% से भी नीचे है। अब उसका एक आधा 0 पॉइंट समथिंग ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैं शायद मैं गलत ना हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी परसेंटेज 1% भी वोट नहीं है, वो क्या करेगा? 2,06,00,000 वोटर्स हैं और उसमें अगर 1% लगाइए तो वो तो कुछ भी नहीं है ना। आप उसको ये माने कि उसकी वोट जो है और उससे कोई किसी को नुकसान हो जाएगा या फायदा हो जाएगा, मुझे लगता है इस बार तो उतनी भी नहीं आनी। 0.78 अगर आई थी तो उतनी भी नहीं आनी, मैं ये कह रहा हूं। तो कहां किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा? ढींगरा जी, आखिरी सवाल। पहले कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद को बढ़ाने के आरोप लगते आए हैं और अब की बार अगर आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट सीकर्स की बात करें, श्रुति चौधरी हो या फिर राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हो या फिर गुर्जर हो उनके बेटे, ये सभी जो डायनास्ट हैं उनके लिए भी टिकट मांगे जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो फॉर्मूले थे या पॉलिसी थी उससे समझौता कर रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरह ही बिहेव कर रही है? देखिए, भाजपा की विचारधारा का है, हरियाणा के अंदर तो भाजपा की विचारधारा ही नहीं है, ना कोई सिस्टम है। आप किरण चौधरी को अगर यहां से गई और वहां से उनको राज्यसभा भेजते हैं, बड़ी मजेदार बात है। इसका मतलब भाजपा की अपनी विचारधारा है ही नहीं। और दूसरी बात, राव इंद्रजीत इधर से गए, उनको बीजेपी की टिकट दे दी। धर्मवीर गए, उनको बीजेपी की टिकट दे दी। अरविंद शर्मा गए, उनको बीजेपी की टिकट दे दी। ये तो जो एमपी बन गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये कांग्रेस के सारे। और जितने उम्मीदवार दूसरे भी थे जो पार्टी के लिए, हमारी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, जैसे तरुण भंडारी थे, वो कांग्रेस के अंदर पार्टी के लिए काम कर रहे थे, वो वहां गए, उनको मीडिया का सिस्टम दे दिया। प्रवीण अत्रे जी INLD से गए, उनको सिस्टम दे दिया, उनको अधिकार दे दिया सरकार के अंदर। फिर जो रंजीता मेहता थी, उनको बाल विभाग में डाल दिया। कृष्ण ढुल थे, वो कांग्रेस से, उनको बाल विभाग में डाल दिया। तो मतलब ये जो है, अच्छी बात है कि हमारे कांग्रेस वाले लोग उधर जाके भी सारी पोस्टें एंजॉय करते हैं और सारे सिस्टम पे रहते हैं। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो दरियां बिछाते हैं। ये है इनकी विचारधारा और इनको बिछानी चाहिए, क्योंकि इनकी अपना कोई सोच नहीं है बीजेपी की, इसीलिए इनका कोई काम ही नहीं है। तो दोबारा हमारी सरकार बनेगी, हम उसको फिर अच्छे पायदान पर लेके जाने का काम करेंगे। जैसे हमारा 2300 करोड़ बजट था जब हुड्डा साहब की सरकार आई थी, और जब गई थी तो 68,000 करोड़ था। तो उसी तरीके से हम फिर बजट इंक्रीज करेंगे, काम लोगों को देंगे, सिस्टम में लेकर के आएंगे लोगों को। जो किसान धरनों पर बैठे उनको घर भेजने का काम करेंगे, उनको फसलों के पूरे दाम मिलेंगे। इसी तरीके से कर्मचारियों के लिए जो सरकारी जॉब्स है वो लगाने का काम करेंगे। हम सभी जनहित के काम करते हैं, ये लोग शरारत हित के काम करते हैं। तो अपना अपना काम है सबका जो करते हैं। शुक्रिया। ये थे केवल ढींगरा, जो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है खेमेबाजी को कम करना और टिकट आवंटन के बाद जो विरोध की चिंगारी भड़केगी उसको नियंत्रित करना। ये दो बड़ी जो चुनौतियां हैं कांग्रेस के समक्ष है। कांग्रेस इससे कैसे निपटती है ये तो समय बताएगा। फिलहाल कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सभी एक एक कंस्टिट्यूएंसी पर नजरें गड़ाए हुए हैं। कौन सा उम्मीदवार होगा, कौन सा उम्मीदवार एक दूसरे को टक्कर दे पाएगा, उसको चुनने की चुनौती से जूझ रही है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।